अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 का वो है प्रोटीन्स। अब जो ये प्रोटीन्स हैं उनके बारे में है। प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन सेल। सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिक़दार में जो बायोमोलिक्यूल पाया जाता है वो है प्रोटीन। दे आर डिफाइंड एज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर इनको कहा जाता है। पॉलीमर अब ये क्या चीज़ होती है, जब कोई छोटी छोटी चीज़ें जो हैं एक सीक्वेंस में अरेंज होती हैं तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देती हैं। ठीक है। अब जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या हैं, वो हैं छोटे मॉलिक्यूल। जब ये छोटे मॉलिक्यूल अरेंज होंगे, ठीक है, फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। जब ये जुड़ेंगे आपस में उनसे एक बिग मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम कहेंगे दिस इज़ अ प्रोटीन। सो प्रोटीन एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी अमीनो एसिड्स के जो है जॉइनिंग से बन रहा होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं दे आर डिफाइंड एज द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जिस प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। सेल के स्ट्रक्चर के लिए, साख्त के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं प्रोटीन्स। अब इसका क्या मतलब है, आपने पढ़ा सेल्स का स्ट्रक्चर, उसके अंदर थी सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर होती है सेल की। वो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। अब जो प्रोटीन हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम कर रहे होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, कुछ जो है सेल की सरफेस पे होती हैं प्रोटीन्स, तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं, स्ट्रक्चरली प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल जो साइटोस्केलेटन होता है, सेल के अंदर का जो स्केलेटन होता है वो भी स्पेसिफिक प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो एक शेप दे रही होती हैं सेल को। ठीक है, तो इसलिए इस लिहाज से कहा जा रहा है कि प्रोटीन्स ना सेल के स्ट्रक्चर के लिए बहुत अहम है। दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिजम्स डू। हर चीज़ जिसमें जो जानदार करता है उसमें जो है प्रोटीन शामिल है, इम्पोर्टेंट है उसमें पार्टिसिपेटिंग करने के लिए। हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब भी वो कोई फंक्शन करेगा वो क्या है, एनर्जी उसके चाहिए होगी। अब अगर हम एनर्जी रिलीज़ वाले प्रोसेस को देखें, सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए हम देखते हैं कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, तो उसमें कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम्स वो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ जो एक ऑर्गेनिज़म जानदार करता है। अगर हम एक ह्यूमन की एग्जांपल लें, जब वो मूवमेंट करता है मसल की, तो मसल सेल्स के अंदर जो है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन ही होती है जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रही होती हैं मसल्स की और उसकी मूवमेंट हो पाती है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि प्रोटीन जो है पार्टिसिपेट करते हैं हर उस चीज़ में जो ऑर्गेनिज़म जो है करता है, एक जानदार करता है। उसमें प्लांट्स आएंगे, उसमें एनिमल्स आएंगे, उसमें ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज़म आ सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स, के प्रोटीन्स की साख्त क्या है, प्रोटीन जो है वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। प्रोटीन जो हैं मोनोमर्स से मिलकर बने हैं जिन्हें हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। जी हाँ, जैसे आप देखें कि एक आप समझ लें तस्बीह होती है, तस्बीह के दाने एक धागे में डालते हैं। उन दानों को जब हम उस धागे को जब हम इकट्ठे बांधते हैं दानों समेत, तो उसे हम तस्बीह कह रहे थे कि ये तस्बीह बन गई है। इसी तरह जो प्रोटीन्स हैं वो भी एक तरह के छोटे मॉलिक्यूल से, मोनोमर्स से मिलकर बनी होती है जिन्हें अमीनो एसिड्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, जब ये अमीनो एसिड्स अरेंज होंगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में या नंबर में, तो एक तरह का प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है,
डिफरेंट जो प्रोटीन होंगी उनके जो है अमीनो एसिड्स के नंबर डिफरेंट होंगे, उनका सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। जो मुख्तलिफ प्रोटीन होंगी उनमें मुख्तलिफ नंबर होंगे अमीनो एसिड्स, कुछ में कम होंगे ये मॉलिक्यूल और एक प्रोटीन बना रहे होंगे, कुछ में ज़्यादा होंगे। जैसे कि हमारे पास आगे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोटीन हैज़ 51 अमीनो एसिड्स एंड हीमोग्लोबिन हैज़ 574 अमीनो एसिड्स। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जो हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो उसके अंदर वो जो प्रोटीन है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं जो जुड़े हुए हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल प्रोटीन बना रहे हैं, कितने हैं उसके अंदर 51। एंड देन वी सी हीमोग्लोबिन हियर। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन इज़ प्रेजेंट होती है हमारे रेड ब्लड सेल में जो ऑक्सीजन कैरी कर रहे होते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन है, ऐसा ये है जो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बन रहा है, इसके अंदर कितने अमीनो एसिड अरेंज हो रहे हैं 574। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोटीन है, फिर उतने अमीनो एसिड जो है उसके अंदर जुड़ के जो है वो प्रोटीन बना रहे होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि अमीनो एसिड जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये जो मोनोमर्स जो इकट्ठे होकर एक बड़ा पॉलीमर बना रहे, एक बड़ा बायोमोलिक्यूल बना रहे हैं जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, वो असल में है क्या। अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन। अमीनो एसिड जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। Organic molecules means that they have carbon, hydrogen and oxygen atoms in them that join in specific number and sequence to make protein। एक ख़ास नंबर में एक ख़ास तरतीब से ये जुड़ते हैं, फिर जाके ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। मुख्तलिफ जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन कैसे होंगे, वो डिफरेंट क्यों होंगे, उनके फंक्शन क्यों डिफरेंट कर रहे होंगे, वो इस बात पे मुनहसर होगा कि उसके अंदर अमीनो एसिड्स की तादाद कितनी है और अमीनो एसिड्स की जो है तरतीब कैसी है। ठीक है, आगे अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स अकर इन ऑर्गेनिजम्स। जानदारों में 170 तरह की अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। However, 20 types of amino acids participate in making most of the proteins। लेकिन ये याद रखनी है आपने बात, 170 टाइप्स अमीनो एसिड्स हैं, मौजूद हैं बिलाशुबा आपकी बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, बट उसमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं प्रोटीन बनाने में। अब वो जैसी भी प्रोटीन हो, वो इंसुलिन हो, वो हीमोग्लोबिन हो, उसमें कितने ही नंबर हो अमीनो एसिड्स के, 574 हो, चाहे वो 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हो प्रोटीन, लेकिन उसमें इन्वॉल्व कितने हो रहे होंगे, कितने टाइप के, कितने किस्म के अमीनो एसिड्स होंगे उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे होंगे, वो सिर्फ 20 ही होंगे। अब वो 20 जो अमीनो एसिड्स हैं वो बार बार रिपीट होंगे। वो 20 अमीनो एसिड्स जो हैं अरेंज होंगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एक स्पेसिफिक नंबर में, और फिर जाके एक प्रोटीन बनेगी। होंगे यही 20 अमीनो एसिड जो इन्वॉल्व हो रहे होंगे प्रोटीन को बनाने में। अब ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं इनको डिवाइड किया गया है दो तरह के अमीनो एसिड्स में। इधर ब्लॉक दिखाया गया है, ब्लू ब्लॉक, इसेंशियल अमीनो एसिड्स में और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में। जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ना, these are the 9 amino acids which cannot be synthesized by our body and are supplied by foods। मतलब ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं 20 में से 9 हैं ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती और हमें खुराक के ज़रिए इनको लेना पड़ता है। ठीक है, खुराक के ज़रिए हमारी बॉडी में ये अमीनो एसिड्स आते हैं और इसलिए हम इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं, हमें ये खुराक से हासिल करने लाजमी है।
नेक्स्ट इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 20 में से 9 कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने रह जाएंगे? 11। These are 11 amino acids that can be synthesized in our bodies. इनको हम नॉन एसेंशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी इनको खुद ही बना रही है, इसे खुराक से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं दीज आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और ये कितने हैं? 11। ये आपने याद रखना है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद बना रही है, जिसे खुराक से नहीं लेना पड़ता, वो है 11। और जिन अमाइनो एसिड्स को खुराक से लेना पड़ता है वो है 9। और टोटल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हम इकट्ठे मिलाएं तो बनते हैं 20 अमाइनो एसिड्स, 20 तरह के अमाइनो एसिड्स। और यही इन्वॉल्व होते हैं हर तरह की, हर किस्म की प्रोटीन को बनाने में। इनकी तरतीब, इनके नंबर ये बताते हैं कि प्रोटीन किस तरह की है। नाउ हम पढ़ते हैं एन अमाइनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ एन अमाइनो ग्रुप NH2, a carboxyl group COOH, a hydrogen group H and a side group R, which are attached to a central carbon atom. तो इधर अब आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है अमाइनो एसिड का जनरल। तो उसके एक साइड पे लगा हुआ है कार्बोक्साइल ग्रुप और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है एक अमाइनो ग्रुप जो NH2 जिसे कहते हैं। अमाइनो ग्रुप की वजह से इसका नाम है अमाइनो एसिड। अमाइनो जो है, अमाइनो एसिड में जो वर्ड अमाइनो है वो इसी अमाइनो ग्रुप NH2 की वजह से आ रहा है, जबकि जो एसिड है वो वर्ड कार्बोक्साइल ग्रुप की वजह से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो इसे एक एसिडिक जो है नेचर दे रहा होता है। और इसके एक साइड पे लगा हुआ है ऑन द बॉटम साइड हाइड्रोजन ग्रुप कार्बन के, और उसके कार्बन के अबव पोजीशन पे लगा हुआ है एक साइड ग्रुप जिसे R से रिप्रेजेंट किया है। अब इस R की जगह पे एक एटम भी हो सकता है या मुख्तलिफ जो है ग्रुप एटम्स का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है। टाइप्स बताई ना मैंने अमाइनो एसिड की, 170 टाइप्स हैं। तो वो टाइप्स अमाइनो एसिड्स की इस R ग्रुप्स की वजह से डिफ़र कर रही होती हैं। इस साइड ग्रुप पे इस R की जगह डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट ग्रुप एटम्स के प्रेजेंट होते हैं जो अमाइनो एसिड्स को हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ बना रहे होते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंटेन डिफरेंट साइड ग्रुप्स, मतलब उनमें जो अमाइनो एसिड्स हैं ना मुख्तलिफ क्यों होंगे? इस R ग्रुप की वजह से हो रहे होंगे, इस साइड ग्रुप की वजह से हो रहे होंगे। बाकी सारे इनके पास जो है कार्बोक्साइल ग्रुप सेम रहेगा, अमाइनो ग्रुप इनमें सेम रहेगा, हाइड्रोजन ग्रुप से, बस इस R ग्रुप की वजह से उनमें चेंजिंग आ रही होंगी। For example, in amino acid glycine, the side group is H, and in amino acid alanine, the side group is CH3. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें ग्लाइसिन का, सो वी कैन सी क्लियरली कि R की जगह पे यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन ग्रुप, और अगर हम एलानिन को देखें तो यहाँ पे R की जगह लगा हुआ है CH3। अब इन दो डिफरेंट जो एटम्स लग गए उधर R की जगह पे, उसकी वजह से ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं, उनके डिफरेंट नेम है, उनका डिफरेंट फंक्शन है। नाउ आई विल डिस्कस द सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, कि कहाँ से हम जो है प्रोटीन्स को ले सकते हैं अपनी खुराक में, कौन सी खुराक से हम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, और इन प्रोटीन्स के फंक्शन क्या हैं, क्या जो है ये प्रोटीन क्या काम करती है, क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए। गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड मीट, जो गुड सोर्सेज हैं जहाँ से जो ज़्यादा मिक़दार है प्रोटीन की वो हमें मिल सकती है, उसमें आ जाता है गोश्त, उसमें मटन का गोश्त हो, बीफ का गोश्त हो, चिकन का गोश्त हो, ये आ जाएगा। फ़िश, मछली का गोश्त, एग्स, अंडे, मिल्क, दूध,
पल्सेस जो हैं, दालें हो गई, बीन्स, लोबिया, तो इनसे हम जो है ये सारी जो खुराक के मैंने नेम लिए हैं फूड के, स्पेशली जो मीट है, एग है, मिल्क, इससे जो है हम प्रोटीन गुड अमाउंट में ले सकते हैं। और अपनी अगर बैलेंस डाइट चाहिए तो हमें ज़रूरी है कि हम उसमें प्रोटीन को शामिल करें, क्योंकि जब हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बन रहे होंगे तो प्रोटीन का पता है ना स्ट्रक्चरली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो उस न्यू सेल की जो है फॉर्मेशन में ये प्रोटीन ही पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडीज़ इंक्लूडिंग, प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत से काम कर रहे होते हैं, बहुत से फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं मुख्तलिफ प्रोटीन्स। अब वो फंक्शंस की जो है लिस्ट दी हुई है नीचे। प्रोटीन्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन्स। हमें पता है सेल के इर्द गिर्द होती है सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बनी होती है, ये भी पता है। अब प्रोटीन जो है उस सेल मेम्ब्रेन का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। वो उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकते हैं, उस सेल मेम्ब्रेन के जो हैं वो अंदर भी हो सकती हैं प्रोटीन, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पर काम कर रही होती हैं प्रोटीन। जो मॉलिक्यूल जो हैं पास नहीं कर रहे होते सेल मेम्ब्रेन से आसानी से, तो उनको जो है सेल के अंदर या बाहर लाने का काम यही प्रोटीन ही कर रही होती हैं। सो दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, some protein, for example collagen and keratin, make almost whole structures of cartilage, hair and nails। सर जो ख़वातीन हैं वो मास्क लगाती हैं केराटिन का, और इसलिए वो फ़ायदेमंद होता है क्योंकि हमारे बाल भी केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, नेल्स भी केराटिन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है कोलेजन और केराटिन, ये स्ट्रक्चर बना रहती हैं हेयर, नेल और कार्टिलेज का। कोलेजन जो है ऐसी प्रोटीन है जो ग्लू जैसा काम करती है। ठीक है, जोड़े रखती है आपस में। कार्टिलेज जो है एक सॉफ्ट बोन्स को आप कह सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, enzymes are proteins that catalyze all biochemical reactions occurring in organisms। जानदार के अंदर जो सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्टार्ट कौन करवाता है, इनिशिएट कौन करवाता है, उनमें पार्टिसिपेट कौन करता है, एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं, वो भी प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये इसका एक फंक्शन और हो गया। नेक्स्ट है सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स। कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो हार्मोन, कुछ प्रोटीन्स एज अ हार्मोन काम कर, तो एज अ हार्मोन जो प्रोटीन्स काम करते हैं, अगर उसकी एग्जांपल हम देखें तो उसमें आ जाएगी इंसुलिन। सो इंसुलिन इज़ अ हार्मोन डेट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। जब भी हमारी बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाता है कुछ खाने के बाद, तो जो वो ग्लूकोज का जो लेवल हाई होता है, शुगर का जो हाई लेवल होता है, यही इंसुलिन, यही हार्मोन जो है मैसेज पहुंचाते हैं लीवर सेल्स को, जिसकी वजह से वो इन शुगर्स को जो है स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने अंदर, और जब बॉडी को नीड होती है तब जो है इस शुगर को रिलीज़ कर देता है, और जिसकी वजह से फिर आगे इसकी ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस तरह से जो रेगुलेशन हो रही होती है बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस की, तो उसमें हार्मोन्स जो है इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जैसे कि मैंने इंसुलिन की एग्जांपल दी। तो कुछ ही होते हैं हार्मोन जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट जो है आगे देख लेते हैं कौन सा फंक्शन है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है उसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। वो जो प्रोटीन है उसके साथ जो है ऑक्सीजन जो है कंबाइंड होती है। जैसे जैसे ब्लड सेल से गुजरता जाता है उन सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता जाता है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही होती है जो इस फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट इज एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ मसल सेल्स। जो मसल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और एक्टिन और मायोसिन ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं,
जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, और इन्हीं की वजह से, इन प्रोटीन्स की वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं और बॉडी जो है वो मूव कर पाती है। नेक्स्ट इज फिब्रिन इज द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन दैट मेक ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड। तो फिब्रिन ऐसी प्रोटीन होती है जो ब्लड में मौजूद होती है, जो जैसे ही इंजरी होती है बॉडी में या कोई कट लगता है कहीं पे और ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस सरफेस पे, उस जगह पे ये प्रोटीन जो ब्लड में मौजूद होती है वहाँ पे पहुँच जाती है और ब्लड को क्लॉट करना स्टार्ट कर देती है, उसे जमाना शुरू कर देती है, ताकि ब्लड जो है ज़्यादा लॉस ना हो बॉडी से और बॉडी को इतना जो है नुकसान ना हो। नेक्स्ट जो फंक्शन है प्रोटीन्स का, वो है कि कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो एज अ एंटीबॉडीज़ के तौर पे काम कर रही होती हैं। सम बॉडीज़ आर एक्टिंग एज अ एंटीबॉडीज़, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में ही मौजूद होती हैं टू डिफेंड अगेंस्ट द पैथोजेंस। ठीक है, हमारी बॉडी को डिफेंड कर रही होती हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट। इम्यून सिस्टम होता है हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाला निज़ाम, ऐसा निज़ाम जो जरासीम से जो है फ़ाइट करता है, लड़ता है और हमारी बॉडी को जो है वो हेल्दी रखता है ताकि इसमें कोई डिज़ीज़ ना हो। तो जैसे ही जो है बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिज़म, ऐसा ऑर्गेनिज़म आता है जो डिज़ीज़ कॉज करवा सकता है, वो एंटर होता है बॉडी के अंदर हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए और ख़ुराक के ज़रिए, तो जो हमारा जो ये इम्यून सिस्टम है वो ऐसी प्रोटीन्स रिलीज़ करता है जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज़, जो फ़ाइट करती हैं उनके अगेंस्ट, ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। तो पैथोजेंस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज़म जो बॉडी में डिजीज़ करवाएं, बीमारियां करवाएं। जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तब क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये प्रोटीन्स मौजूद रिलीज़ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। उसी वक्त रिलीज़ होंगी, उनसे फ़ाइट करेंगी और हमारी बॉडी को बीमारी से बचा लेंगी। जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनमें ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हो पाती एंड देन दे गॉट सिक। सो ये फंक्शन थे सारे प्रोटीन्स के जो हमने अभी स्टडी किए।